हेलो। तो आज अपन है ना वेक्टर देखेंगे। वेक्टर है ना वेक्टर। उसमें मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि वेक्टर के प्रकार क्या होते हैं, वेक्टर क्या होता है। तो अपन है ना वेक्टर को जल्दी से कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे? जल्दी सी। जल्दी सी का मतलब है कि अपन बिल्कुल भी वेक्टर पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अपन को बस वेक्टर समझना है कि वेक्टर आखिर है क्या। ठीक है, हमें सिर्फ वेक्टर को समझना है। ना इससे क्वेश्चंस आते हैं ना इससे कुछ आता है, सिर्फ अपन को पता होना चाहिए कि आखिर वेक्टर होता क्या है, आखिर वेक्टर में से करना क्या होता है, वेक्टर का मतलब क्या है। ये सब चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ तुम्हें। अब अपन को मतलब है सिर्फ देखो, मैंने तुम्हें बता दिया था कि ये रेखीय सदिश क्या होता है, समतलीय सदिश क्या होता है, ऋणात्मक सदिश क्या होता है, प्रति समांतर सदिश, ये सब तुम पढ़ लेना आराम से। समांगी सदिश क्या होता है? समांगी सदिश का मतलब है कि ऐसा सदिश जो एक ही बिंदु पर आते प्रतीत होते हैं। मान लो एक वेक्टर है जो ये स्टार्ट हुआ, एक वेक्टर है यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक वेक्टर यहाँ स्टार्ट हुआ, ये तीन वेक्टर हैं। अब ये तीनों प्रतीत हो रहे हैं इस बिंदु पर आते हुए, तो इसलिए ये यहाँ है, ये वेक्टर है। कौन सा है? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, अब ये तीनों बिंदु मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो क्या है? ये समांगी सदिश। क्या है? समांगी सदिश। ठीक है, शून्य सदिश। अपन देखो शून्य सदिश की बात कर रहे थे, तो शून्य सदिश क्या होता है? शून्य सदिश का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब क्या होता है? जीरो। और सदिश का मतलब क्या होना चाहिए? सदिश का मतलब होना चाहिए वेक्टर। क्या होना चाहिए? वेक्टर। अब जीरो कब आती है? जीरो कब आता है ये बताओ। हम्म जीरो कब आता है? जब एक में से एक घटाएं तो जीरो आए, 100 में से 100 घटाएं तो जीरो आए। मतलब जो संख्या है उसमें से वही संख्या घटाए तो जीरो आती है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई है ना। अब अपन को पता है कि सदिश है, सदिश। सदिश में से कोई सदिश राशि है, उस सदिश राशि में से सदिश राशि घटाएंगे तो क्या आएगी? सदिश राशि। कैसे? मान लो विस्थापन देखा अपन ने, विस्थापन। विस्थापन कितना मान लिया? विस्थापन वेक्टर मान लिया, डी वेक्टर विस्थापन है ना। अब ये डी वेक्टर मान लिया, ये है कितना? दो आई कैप में। मतलब आई कैप कौन सा होता है? ये वाला होता है आई कैप, और ये वाला होता है जे कैप, और ये वाला होता है के कैप। ठीक है, तो इधर जीरो, ये 0 डिग्री है। 0 से 2, 2 तक ये आई कैप में है। ठीक है, और एक दूसरा सदिश है, ये तो D1 है और ये D2 है, 3 आई कैप। ठीक है, अब देखो D2 माइनस D1 करेंगे तो 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप करेंगे तो आएगा 1 आई कैप। ये क्या है? सदिश माइनस सदिश करने पे क्या है? सदिश। आया कि नहीं आया? आया है या नहीं आया है ये बताओ। अब इसी की जगह 3 आई कैप माइनस टू 3 आई कैप हो तो क्या आएगा? तब क्या आएगा? तब क्या आएगा? तब आएगा जीरो, शून्य। और ये शून्य है ना, इसकी डायरेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि देखो 3 आई कैप भी इस डायरेक्शन में और 3 आई कैप दूसरा भी, मतलब D1 भी और D2 दोनों इसी डायरेक्शन में। मतलब इस सदिश का परिमाण है ना, परिमाण, परिमाण तुल्य सदिश है। जो नेट डी वेक्टर है, डी नेट है, उसका परिमाण तो जीरो है लेकिन डायरेक्शन अभी भी आई कैप है। समझ आया शून्य सदिश क्या हुआ? मतलब जिसका परिमाण तो शून्य हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? उसकी डायरेक्शन हो, जैसे आई कैप हो, जे कैप हो, के कैप हो, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। मतलब शून्य सदिश में मतलब जो सदिश होता है ना, सदिश, मैं चाय पी रहा हूँ, तो वो सदिश होता है ना, सदिश। तो सदिश में से सदिश घटाते हैं ना, तो जब अगर शून्य आए, अगर जैसे विस्थापन 10 में से 10 घटाया, बल सदिश है, बल सदिश राशि है, 10 में से 10 घटाया, है ना। कार्य अदिश राशि है, ये इसको नहीं लेंगे अपन, है ना। बल, विस्थापन, बलागुण, ये सब क्या है? सदिश राशियाँ। कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, ये सब सदिश राशि हैं। वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सब सदिश राशियाँ। इनमें से इनको घटाएंगे तब अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका टोटल वैल्यू जीरो है, उसकी डायरेक्शन है, इसलिए उसे अपन शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आया? तो देखो अपन को पता है कि सदिश का क्या होता है, सदिश का परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ठीक है,
इतना समझ आ गया। अब मेरी बात सुनो। अगर कहीं लिखा है जैसे 20 न्यूटन बल, बल अपन को पता है कि क्या है, सदिश राशि है, पता है। हाँ। अब 20 न्यूटन क्या है, 20 तो इसका परिमाण है, बल का परिमाण। न्यूटन क्या है, इसका मात्रक। अब अपन को पता है कि सदिश की तो, सदिश का क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। परिमाण और दिशा दोनों होती है सदिश की। क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश के, ठीक है। परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो एक बात बताओ, अगर 20 न्यूटन बल है तो इसका परिमाण है ये, इसका मात्रक है, दिशा कहाँ है, कहाँ है, नहीं है, दिशा नहीं दे रखी। इसका मतलब यह लाइन कंप्लीट नहीं है। अगर AR का क्वेश्चन आए और उसमें ऐसे पूछ ले 20 न्यूटन बल क्या सदिश राशि है, क्या यह वाक्य पूरा है, गलत। अगर अपन कहें, अपन को पता है ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस होता है, तो अपन कहाँ, ये बॉक्स है, ये एक 3D बॉक्स है, ठीक है। 3D बॉक्स बना दिया अपन ने। अब इस पे ये इसकी ये कौन सी दिशा है, ये एक्स दिशा है, वो वाई दिशा है, ये इसकी ये एक्स दिशा है, और ये जो बाहर निकल रहा है ये इसकी जेड दिशा है ना। तो अब अपन 20 न्यूटन बल लग रहा है इस बॉक्स पर, कहाँ लग रहा है, कोई बता सकता है। वाई दिशा पे लगाया है, जेड दिशा पे लगाया है, एक्स दिशा पे लगाया है, किस दिशा पे लगाया है वो भी तो बताओ। मान लो अपन ने बोल दिया 20 न्यूटन के कैप, इसका मतलब है किधर, जेड दिशा में लग रहा है। अगर 20 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन को एक मतलब जेड दिशा में लग रहा है लेकिन विपरीत दिशा में, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, नेगेटिव साइन बताएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन बताएगा कि सीधी दिशा में है, विपरीत दिशा में है, उल्टा लग रहा है, सीधा लग रहा है, ये सब चीज़ बताएगा। इतना समझ आया है ना। तो अब अपन बात करते हैं एक नई चीज की। नई चीज क्या है, एकांक सदिश। एकांक सदिश, देखो सदिश तो है ही, लेकिन एकांक, एकांक मतलब उसका परिमाण, परिमाण कितना होना चाहिए, एकांक, एकांक और एकांक का मतलब क्या होता है, एक। एकांक का मतलब क्या होता है, एक अंक, एक अंक सदिश, मतलब जिसका जो परिमाण है, परिमाण वो क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। इकाई, इकाई को क्या कहते हैं अपन, एक। एक मतलब परिमाण एक होना चाहिए। अब अब एकांक सदिश क्या होता है, मान लो कोई सदिश, जैसे अपन ने कोई सदिश, विस्थापन सदिश डी है और ये कितना है, 3i कैप, 3i कैप कोई विस्थापन सदिश है, ठीक है। अब एकांक सदिश या इसे कहते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, देखो एकांक सदिश या फिर इकाई सदिश या फिर यूनिट वेक्टर, ठीक है। इकाई सदिश या फिर अपन यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालें इसका, देखो इसका परिमाण कितना है, 3, लेकिन होना कितना चाहिए, 1। तो इसमें अगर अपन 3 का भाग दें, इसके परिमाण का भाग दें, तो 3/3 क्या हो जाएगा, 1। तो एकांक सदिश होता है सदिश का, सदिश बटे सदिश का परिमाण, परिमाण। अब यहाँ पर देखो डी वेक्टर है ना। अब डी वेक्टर का परिमाण, अब डी वेक्टर का कोई भी वेक्टर होता है ना, उसका परिमाण को कैसे लिखते हैं अपन, उसके परिमाण को मोड लगाकर लिखते हैं। कैसे, डी वेक्टर और इसका ये मोड कर दिया ना अपन ने, तो ये इसका परिमाण हो गया। इसमें इसकी डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, इसकी परिमाण लिखेंगे। जैसे अब ये डी वेक्टर है, ये वाला डी वेक्टर है, तो ये डी वेक्टर तो ये है पूरा 3i कैप, ठीक है। अब इसका परिमाण क्या है, इसका परिमाण सिर्फ ये है 3, क्या है, 3। तो इसका परिमाण नीचे आ जाएगा, तो अब ये कट जाएगा इससे, तो बचेगा यहाँ पर आई कैप। मतलब इकाई सदिश हमेशा क्या दिखाता है, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, क्या दिखाता है। अब यहाँ पर डी एक, अब इकाई सदिश को कैसे निरूपित करते हैं, देखो साधारण सदिश को ऐसे लिखते हैं, सदिश के परिमाण को ऐसे लिखते हैं, लेकिन इकाई सदिश को लिखते हैं ऐसे, डी वेक्टर और इस पर एक आम, ऐसे ऊपर का चिन्ह, ठीक है। इस ऐसे लिखते हैं इकाई सदिश को, ठीक है। अब ये इकाई सदिश, इसका मतलब क्या है, इसका परिमाण 1 है और डी वेक्टर, अब डी एक अंक और इसकी डायरेक्शन कितनी है, आई कैप,
इसकी डायरेक्शन कहाँ है, आई कैप। एकांक सदिश हमेशा किसको दिखाता है, सिर्फ डायरेक्शन को। किसको दिखाता है, यह दिशा बताने के काम आता है। तो जैसे कोई आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर बटे आर वेक्टर का परिमाण ये हो जाएगा, परिमाण को सीधा सीधा लिखते हैं, कोष्टक में लिखते हैं, ये एकांक सदिश। ठीक है, ये होगा इसका एकांक सदिश। चलो इतना समझ आया अपन को, इतना समझ आ चुका। अब अपन जैसे अब अपन हमेशा लिखते हैं एकांक सदिश, है ना। ये आई कैप, ये क्या है, ये भी एकांक सदिश है, ये भी एक एकांक सदिश है। किसका, ये है एक्स दिशा का, एक्स दिशा का। ये आई जे के कैप है ना, ये सभी एकांक सदिश हैं किसके, एक्स वाई जेड दिशाओं के। कैसे, अब मैं सिखाता हूँ तुम्हें। कैसे हैं, ऐसे हैं, देखो। यहाँ ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, और ये जेड अक्ष होता है। होता है कि नहीं होता है, होता है। अपन को पता है अच्छे से कि भाई होता है, ठीक है ना। ये जेड एक्सिस होता है ना। तो अब देखो, एक्स एक्सिस के जो एकांक सदिश होता है उसको कहते हैं अपन आई कैप। वाई एक्सिस के जो एकांक सदिश होता है उसको कहते हैं अपन जे कैप, और जेड एक्सिस के एकांक सदिश को कहते हैं अपन के कैप। क्या कहते हैं, के कैप। अभी ये के कैप का मतलब क्या है, ये मैंने क्या बताया कि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, ओनली डायरेक्शन। क्या बताता है, ओनली डायरेक्शन। तो अब के कैप क्या बता रहा है, के कैप का मतलब है जेड दिशा, आई कैप का मतलब क्या है, एक्स दिशा। अब ऐसे ही बोले माइनस आई कैप का मतलब क्या है, माइनस एक्स दिशा, है ना। माइनस जे कैप का मतलब क्या है, माइनस वाई दिशा। समझ में आया, ये ऐसे डायरेक्शंस को बताते हैं, ठीक है। इतना अपन को समझ आया अच्छे से। देखो सर ने क्या एग्जांपल लिया है कि एक बल परिमाण 10 न्यूटन एक्स दिशा में है। एक बल का परिमाण है जो कितना है, 10 न्यूटन है, और वो कितना है, एक्स दिशा में। तो अपन बल को कैसे लिखेंगे, एफ वेक्टर लिखेंगे 10 न्यूटन। और एक्स दिशा की डायरेक्शन कौन बताता है, अब देखो पॉजिटिव बल है, एक्स दिशा की डायरेक्शन कौन बताता है, आई कैप। तो यहाँ लिखेंगे आई कैप, ये हो गया 10 न्यूटन आई, ये 10 न्यूटन, और इसको कोष्टक में लिख के इसका लिख देंगे, ये इसका मात्रक, ये हो गया, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। समझ आई बात, चलो ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ, ये सर ने यही सिखा दी। मेरे को नहीं लगता है कि ये यहाँ सिखानी चाहिए थी, मतलब ये यहाँ सिखाने लायक नहीं है, ठीक है। तो अपन पर सर ने करा रखा है, तो अब मैं भी करा देता हूँ, क्या दिक्कत है। देखो, है ना, देखो ये अपन को आता है, अपन को डायरेक्शन लिखना आता है ना, कि ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है अपनी उत्तर, उसी के नीचे होती है साउथ डायरेक्शन दक्षिण, और इधर होती है नॉर्थ के राइट साइड में, हमेशा राइट साइड में कौन सी होती है, पूर्व दिशा। और पूर्व दिशा को अपन क्या लिखते हैं, ईस्ट। क्या लिखते हैं, ईस्ट, है ना। और पश्चिम, पश्चिम होती है वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन लिखना तो अपन को आता है ना। पेपर में ये डायरेक्शन लिखना तो अपन को आता है ना। अब इस डायरेक्शंस में अपन अब बल लिखें। जैसे यहाँ सर ने ये बल लिख दिया, और ये 30 डिग्री पर है इससे। अब ये नॉर्थ ईस्ट साइड में किधर है, नॉर्थ ईस्ट साइड में है, किधर है, नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड में है ना, ठीक है। अब एक बात समझो मेरी बात, अब अपन इसे लिखें कैसे, कि यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स है, तो अब इस बल को अपन को क्या लिखना है, 10 न्यूटन फोर्स है। अब इसको अपन को वेक्टर में लिखना है, वेक्टर में, मतलब इसकी डायरेक्शन निकालनी है अपन को। परिमाण तो है इसका 10 न्यूटन, परिमाण तो है ना, परिमाण तो है। अब इसकी डायरेक्शन अपन को पता करनी है बस। अगर अपन ने इसकी दिशा लिख दी तो अपन एफ वेक्टर लिख देंगे, सदिश वेक्टर किसका, बल का वेक्टर। ये भी तो लिखना है। अब बल का वेक्टर लिखने के लिए जैसे इधर तो अपन आई जे कैप में लिख रहे थे, आई जे कैप में लिख रहे थे, है ना, तल में तो। लेकिन यहाँ यहाँ क्या है, डायरेक्शंस में लिखना है अपन को। तो अब अपन को लिखना कैसे है, ये समझो मेरी बात।
क्या समझा? ये समझो मेरी बात कैसे लिखना है। देखो, पहले तो इसका ध्यान रखो कि ये एंगल किससे दे रखा है। एंगल किससे दे रखा है? जिससे एंगल दे रखा है उसको छोड़ो। मतलब एंगल कहाँ से दे रखा है? इससे दे रखा है। किससे? ईस्ट को। तो ईस्ट को छोड़ो, किसको पकड़ो? नॉर्थ को पकड़ो। किसको पकड़ो? नॉर्थ को। तो अब अपन दिशा लिख रहे हैं, है ना? दिशा। तो देखो एफ वेक्टर और इसका परिमाण तो है 10 न्यूटन, है ना? परिमाण परिमाण कितना है? 10 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन लिखेंगे। डायरेक्शन देखो मैं लिखना सिखा रहा हूँ, एक बार में समझ जाना। जिसके साथ एंगल है उसे छोड़ो, दूसरे को पकड़ो। पकड़ लिया एन को। नॉर्थ। अब पहले तो एंगल को तो लिखो यार, मैं ही भूल गया। मतलब यहाँ एंगल तो लिखो 30 डिग्री। पहले तो एंगल लिखना पड़ेगा ना, एंगल तो जरूरी है। 30 डिग्री। अब किसके साथ एंगल है? ईस्ट के साथ। तो ईस्ट को छोड़ो, इसको पकड़ो, एन को। नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो क्या? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये है इसकी डायरेक्शन। समझ आया? देखो ये अपन इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो वो ऑप्शन आएगा ना, ऑप्शन वो इंग्लिश में आएगा, है ना? किस में आएगा? इंग्लिश में। और अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, रटने से थोड़े ना मतलब है। देखो हकीकत में जो ये डायरेक्शन कैसी है, अगर अपन हिंदी भाषा में अगर लिखें, है ना? तो देखो हिंदी में तो कौन सी होगी? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से उत्तर के बीच में। देखो हिंदी में डायरेक्शन कौन सी होगी? 10 न्यूटन 30 डिग्री पूर्व से उत्तर की ओर। हिंदी में तो सही है, लेकिन इंग्लिश में ये से है ना, इसमें इंग्लिश में पहले ये आ जाता है, ये वाला। ठीक है, इतना समझ आया, है ना? तो अब ये समझ आया। हिंदी में तो सही है, पूर्व से उत्तर की ओर, पूर्व से उत्तर की ओर 30 डिग्री। लेकिन इंग्लिश में ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस उल्टा चलता है इंग्लिश में थोड़ा, है ना? तो अपन को लिखना कैसे है? जैसे कोई ये है ना? ये चारों दिशाएं हैं। अगर यहाँ पर कोई एंगल है और ये इससे बना रहा है 30 डिग्री का या फिर 45 डिग्री का। देखो ये 60 डिग्री का बना लिया मान लो इसने, हाँ। ये 60 डिग्री का, ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? ये साउथ है, बोलते हैं ना साउथ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। थोड़ा मैं अब देखो पहले लिखो, ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब ये क्या है? देखो इसका मात्रक देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है? त्वरण का। तो ये क्या है? त्वरण है। क्या है? त्वरण। तो देखो अब त्वरण को क्या लिखते हैं अपन? ए वेक्टर। अब ए वेक्टर, अब लिखेंगे ए वेक्टर। तो इसका परिमाण कितना है? 2। अब इसका मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो गया। अब इसकी डायरेक्शन लिखनी है अपन को, डायरेक्शन नीचे लिख देते हैं ना थोड़ी जगह में। तो देखो डायरेक्शन क्या होगी? 60 डिग्री। क्या है डायरेक्शन? 60 डिग्री। किसके साथ है? अब देखो जिसके साथ कौन है उसे छोड़ दो, इसके साथ इसे छोड़ दो। वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। बस हो गया अपना काम। ऐसे ही कहीं भी लिख सकते हैं अपन। जैसे ये है, ये बना दिया और ये बना दिया और ये बना दिया और ये एंगल है और यहाँ पर ये इसने ले रखी है 40 डिग्री, वो 45 डिग्री पर, है ना? 45 डिग्री पर ले रखी है। तो 45 डिग्री पर ये ना नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो अब इसका क्या लिखेंगे अपन? ये दे रखा है मान लो 20 मीटर पर सेकंड। मतलब 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होगा? वेग है। वेग का मतलब वेग का वो लिखो। तो इसका क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड इसका हो गया मात्रक। और ये इसका पूरा क्या होगा? परिमाण। इसकी डायरेक्शन लिखो 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब इसके साथ है तो इसे छोड़ दो। नॉर्थ ऑफ वेस्ट, एन ऑफ वेस्ट, एन ऑफ वेस्ट हो गया। अब देखो इसी को अगर अगर अपन को पता है कि ये दोनों एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 होता है, ये वाला और ये चारों कॉर्नर 90 के होते हैं, तो ये 45 है तो ये कितना होगा? 45। तो इसको अपन वेक्टर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 20 मीटर पर सेकंड 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर देखो ये है,
और ये है 10 न्यूटन फोर्स है ना। और ये इसके साथ है 60 डिग्री के साथ कोण। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे? चलो चलो लिख के बताओ, जल्दी से लिख के बताओ कैसे लिखेंगे। पहले तो फोर्स लिखेंगे, है ना। फोर्स दिया है, कितना दिया है? 10 न्यूटन दिया है ना। और किसके साथ है? कितना एंगल है? 60 डिग्री। किसके साथ है? एन के साथ है। तो एन को छोड़ दो, एन को छोड़ दो। कितना हो गया? ईस्ट, ईस्ट को लो, ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ हो गया। अब देखो अपन को पता है ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये अपन को नहीं पता है कि ये कितना है। ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाई? हो गया। ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो अगर इसके साथ सापेक्ष लिखे अपन 10 न्यूटन, 30 डिग्री कितना हो जाएगा? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्यों? क्योंकि देखो इसके साथ ही किसका साथ है एंगल? ये 30 डिग्री वाला तो ईस्ट के साथ है, तो ईस्ट को छोड़ो, नॉर्थ को लो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट पहले। ठीक हो गया ना। तो ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो अपन को दोनों टिक करने हैं। लेकिन अगर ऑप्शन दोनों ही दे रखे हों और बूथ बूथ वाला ऑप्शन नहीं हो, बूथ वाला ऑप्शन नहीं हो और दोनों दे रखे हों, तो अपन को टिक क्या करना है? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके साथ एंगल दिया हुआ है ना पहले से ही। तो हकीकत में सही तो ये है, लेकिन ये भी सही है क्योंकि अपन को पता है कि ये एंगल है ही 90 का, है ना। चलो इतना बात अपन को समझ आ चुकी है और आराम से कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। हिंदी में लिखना मत सीखना बिल्कुल भी, हिंदी में कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं हिंदी का। ऑप्शन इंग्लिश में आएंगे, ठीक है। चलो अब अपन अब ना एक्सियल वेक्टर देखते हैं। एक्सियल वेक्टर कौन सा? एक्सियल, एक्सियल वेक्टर इसे बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर इसे अक्षीय सदिश बोलते हैं, अक्षीय सदिश, है ना। और ये किस में आता है? घूर्णन में, घूर्णन गति होती है ना, घूर्णन गति, उसमें उसमें आता है एक्सियल वेक्टर, ठीक है। अब देखो, अब घूर्णन किस में होता है? किसी भी चक्कर लगाते हैं तभी तो घूर्णन होता है। गोल गोल घूमते हैं कोई भी, या तो अपनी अक्ष पे घूमे ऐसे, है ना, या फिर कोई सर्कल में घूमे ऐसे। देखो कैसे भी घूम सकता है, सर्कल में भी घूम सकता है या अपनी अक्ष पे, ये पेन जैसे ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, है ना, ये ऐसे ऐसे, ये अपना पेन है, ये अपने अक्ष पर घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो ये भी एक घूर्णन गति है। और ये पेन ऐसे गोल गोल चक्कर लगाए तो ये भी एक घूर्णन गति है। दोनों घूर्णन गति है ना। घूर्णन तो है। और एक वृत्तीय गति हो गई, ये वाली, ये जो सर्कल वाला है ना, इसे वृत्तीय गति कहते हैं अपन। और ये है इसकी घूर्णन गति जो घूमता है। अब देखो एक पेच होता है, पेच, पेच कसना जानते हैं ना अपन, पेच कसते हैं, हाँ? तो अपन को हमेशा पता है कि राइट साइड पेज कसा जाता है और लेफ्ट साइड पेज खुलता है। तुम्हारे पास कोई भी पेज या बुलेट हो, है ना, तो बुलेट और उसका स्क्रू ड्राइवर हो कहीं भी हो, तो उसको खोल या कस के देख लेना, राइट साइड तो खुलेगा और लेफ्ट साइड कसाना आएगा हमेशा। नहीं, राइट साइड तो कसाना आएगा और लेफ्ट साइड खुलेगा। सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, है ना, थोड़ा ध्यान रख लेना। चलो ठीक है, अब अपन इसको कैसे देखते हैं कि देखो कोई वस्तु है, जैसे ये पेज है, ये बुलेट है, ये वाला बुलेट है, ये बुलेट है ना। और इस पे ऐसे 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 चूड़ियाँ बनी हुई होती है। अब ये इसको अपन को कसना है तो घूमेगा ये किधर न किधर, है ना, घूमेगा। तो अब अगर अपन को इसका नियम देखना है तो ऐसे देखो, ये पेज को ऐसे पकड़ो हाथ में, है ना, पेज को ऐसे पकड़ो हाथ में। अब अपन को है ना इसका देखना है कि ये किधर जाएगा, है ना, डायरेक्शन देखनी है ना। जैसे पेज पकड़ लिया अपन ने इधर हाथ में, है ना, तो अब देखो, अब मेरा अंगूठा ऊपर आ गया। जैसे ये पेज मैंने इधर पकड़ा तो अंगूठा ऊपर आ गया, देखो ऐसे पेज पकड़ा तो अंगूठा इधर चला गया, किधर? राइट डायरेक्शन में। अब जैसे अब इधर से पकड़ा तो अंगूठा किधर चलेगा? इधर। तो ये मैं एक अक्षीय सदिश का वो बता रहा हूँ नियम। क्या बता रहा हूँ? अक्षीय सदिश का नियम बता रहा हूँ, जो घूर्णन वाले सदिश होते हैं उनका। जैसे अब देखो, जैसे जैसे ये उंगलियां देखो किधर जा रही है, उंगली का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ। किधर है? ऊपर की तरफ। ये डायरेक्शन हमेशा याद रखना, सीधे हाथ की जो डायरेक्शन है ना, वो हमेशा याद रखना। किधर जा रही हो? डायरेक्शन ऊपर। जब अगर डायरेक्शन ऊपर जा रही है मतलब घूर्णन किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। घूर्णन किधर हो रहा है इस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ। तो जो पेज है वो किधर जाएगा? आगे। किधर जाएगा? आगे। आगे। अगर घूर्णन नीचे की तरफ हो,
घूर्णन नीचे की तरफ हो, घूर्णन ऐसे घुमाए नीचे की तरफ तो पेज किधर जाएगा, पीछे। घूर्णन इधर हो, इधर किधर, लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है तो पेज किधर जाएगा, ऊपर। मतलब देखो लेफ्ट साइड में घूर्णन करते हैं तो पेज ऊपर जाता है। मतलब अगर स्क्रू को औंधा घुमाएं, लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो स्क्रू खुलेगा, ऊपर की तरफ आएगा। देखो उंगलियां बता रही है ना, लेफ्ट साइड का घूर्णन ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड का घूर्णन ऊपर की तरफ, राइट साइड का घूर्णन डायरेक्शन नीचे की तरफ अंगूठे की, राइट साइड के अंगूठे की, राइट साइड के अंगूठे की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। किधर है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ राइट साइड के घूर्णन में। तो राइट साइड अगर अपन स्क्रू ड्राइवर को कसते हैं, राइट साइड अगर आप स्क्रू ड्राइवर को कसे ना अपन, तो वो उसके जो स्क्रू ड्राइवर है वो नीचे जाएगा, अंदर जाएगा। समझ में आई ये बात। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो जो इसका अब ये है ये पेज, अगर अपन इसको किधर घुमाएं, देखो ये इसका सर्कल घूमने की दिशा हो गई, ये डायरेक्शन घूमने की है। अगर अपन इसको राइट साइड घुमाएं, वो लेफ्ट साइड घुमा रहे हैं, लेफ्ट साइड घुमा रहे हैं ना पेज पे, पेज पे किधर घुमा रहे हैं, लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड घुमा रहे हैं इधर से, इधर से औंधा घूम रहा है, औंधा घूम रहा है तो ये ऊपर जाएगा। अगर इसी पेज को अगर राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड घुमा दे, लेफ्ट साइड और राइट साइड घुमा दे, जैसे राइट साइड घुमा दिया तो पेज की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ। समझ गए। अभी ऐसे अक्षीय सदिश जिनका, अब इनकी इनकी दिशा देखो, अब देखो मेरी बात समझो, अक्षीय सदिश क्यों कहा, अक्ष अक्ष की तरफ देखो, इनकी डायरेक्शन की तरह देखो, घूम ऐसे घूम तो ऐसे रहा है, जो स्क्रू ड्राइवर है घूम तो ऐसे रहा है लेकिन जाऊं पर नीचे रहा है, घूम ऐसे रहा है, घूम अपने अक्ष पर रहा है लेकिन जाऊं पर नीचे रहा है। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश हो, घूर्णन अक्ष कहाँ है, इस अक्ष पर घूम रहा है, ये पेन घूम रहा है, देखो ये पेन घूम रहा है, ये किस अक्ष पर घूम रहा है, इस अक्ष पे, इसकी सेंटर वाले अक्ष पर है ना, सेंटर वाले अक्ष पर घूम रहा है। ऐसे ही पेज होते हैं वो अपने सेंटर पर घूमते हैं। अब जब सेंटर वाली अक्ष होती है ये, और घूम ऐसे रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, और सेंटर का अक्ष क्या है ये, तो ऐसे सदिश जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश हो। घूर्णन अक्ष क्या होती है, देखो घूर्णन अक्ष समझना बहुत जरूरी है, हर चीज में काम आएगी। जब अपन घूर्णन गति करेंगे ना तो सर क्वेश्चन में बोलेंगे घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, अपन को पता ही नहीं लगेगा घूर्णन अक्ष क्या है, घूर्णन अक्ष क्या है ये अपन को पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, घूर्णन अक्ष, देखो मेरी बात समझो, ये पेन है ना, इसको मान लो अपन ये घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है, अभी घूर्णन गति कर रहा है, मैंने कहाँ से घुमाया है, ये यहाँ से घुमाया है कि नहीं आया है, यहाँ से घुमा दिया है ना। अगर इसी पेन को मैं यहाँ से भी तो घुमा सकता हूँ, ये भी तो घूम ही रहा है ना, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, यहाँ से भी घुमा सकता हूँ है ना, यहाँ से भी घुमा सकता हूँ, यहाँ से भी घुमा सकता हूँ। तो घूर्णन अक्ष कोई फिक्स नहीं है, घूर्णन अक्ष कोई फिक्स नहीं है, घूर्णन अक्ष अपन को बताई जाएगी, क्या है बताई जाएगी, समझ में आई है ना। तो वो बोलेगा कि जैसे ये एक वो है क्या पट्टी, जैसे ये पेन है, अब इस पेन को अगर अपन यहाँ से घुमाएं तो ये सेंटर इसका घूर्णन अक्ष हो गया। अगर अपन इस पेन को यहाँ से घुमाएं तो ये पट्टी पूरी घूमेगी है ना, ये यहाँ से घुमाएं, ऐसे बीच में से घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा, इस कोने से घुमाएंगे, इस वाले से घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे पूरा राउंड वाला चक्कर लगाएगा। समझ आई। तो घूर्णन अक्ष मतलब ऐसी वेक्टर जिनकी दिशा कहाँ होती है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। जैसे अब ये यहाँ से घूम रहा है तो ये ऐसे घूमेगा तो इसकी दिशा कहाँ होगी, घूर्णन अक्ष पर, इस जगह पे। अगर यहाँ से घूमे तो इसकी दिशा यहाँ। तो ये ऐसे वेक्टर जिनकी अक्षीय दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश हो। तो ऐसे कौन कौन से वेक्टर होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, बलागुण। अब जैसे ये टॉर्क लगता है यहाँ पर, अपन ने देखा है ना क्वेश्चनों में टॉर्क लगाते हैं है ना। और एक कोणीय विस्थापन, जैसे ये एक छड़ है ना, और ये छड़ इस अक्ष से घूम रही है और ये घूमती हुई यहाँ चली गई है ना, और यहाँ से यहाँ चली गई है ना, यहाँ से यहाँ चली गई। तो ये जो एंगल बना है ये थीटा, ये क्या है, ये थीटा है ना, यही है कोणीय विस्थापन। क्या है, कोणीय विस्थापन। और ये क्या है, कोणीय विस्थापन। और जैसे मान लो ये छड़ यहाँ से तो घूम रही है विवेग से, ये ओमेगा वेग से घूम रही है, किससे, ओमेगा से। तो इसको ओमेगा को क्या बोलते हैं, कोणीय वेग है ना। ये सब आप घूर्णन गति में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें है ना। और जब देखो अब अपन को पता है कि जैसे अगर अपन इस पर फोर्स लगाते हैं, धक्का देते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क। इसमें क्या बोलते हैं, टॉर्क। बल की जगह पे क्या आता है, बलाघूर्ण आता है, जो इसे घुमाने में काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे। तो ये सब अपन को पता है ना। तो ये अब सब देखो
ये थीटा लगा, ये ओमेगा लगा, सब कहाँ से हो रहे हैं? घूर्णन अक्ष से। इनकी सबकी डायरेक्शन कहाँ है? घूर्णन अक्ष की तरफ। ठीक है, ये सदिश समझ आ गया। अब अपन पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। ठीक है, स्थिति सदिश क्या होता है? देखो मेरी बात समझो। स्थिति सदिश में एक बार बताऊंगा। स्थिति सदिश को अपन आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। किससे? आर वेक्टर से। ये परिमाण लिख दिया मैंने आर वेक्टर से। ठीक है, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्थिति सदिश क्या होता है? स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थिति कोई चीज की, वस्तु की स्थिति कहाँ है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम यहाँ खड़े हो, है ना? तो मैं क्या हूँ? प्रेक्षक। तुम क्या हो? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसे मैं देख रहा हूँ, या फिर वस्तु, है ना, या व्यक्ति, है ना, कुछ भी हो। तो मेरे से तुम्हारी दूरी, मेरे से तुम्हारी दूरी आर वेक्टर होती है। क्या होती है? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अभी ये देखो, 1D में हो सकती है, 2D में हो सकती है, 3D में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। चल समझ में आया? 1D तो सिंपल है, तुम मेरे सामने हो, 1D में हो गया। 2D में कैसे होती है? देखो अपन डायरेक्ट 3D में लिखते हैं। ये देखो वाई एक्सिस, है ना, ये अपना एक्स एक्सिस, और ये अपना जेड एक्सिस। तो मैं यहाँ हूँ 0,0, मतलब मैं तीनों एक्सिसों के सेंटर में हूँ, प्रेक्षक। ठीक है, अब तुम इन तीनों एक्सिस से यहाँ इस बिंदु पर हो, मतलब तीनों के अंदर, और ये तुम हो। और ये जो वेक्टर बना है, ये है स्थिति वेक्टर। क्या है? ये है स्थिति वेक्टर। अब तुम कहीं भी हो सकते हो। तुम यहाँ हो तो ये एक्स दिशा में जाएगा, तुम यहाँ हो तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 1D में स्थिति सदिश देखा जाए, देखो ये डायग्राम बन रहा है ना, इस पर ध्यान बिल्कुल मत देना कि ये क्या है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। 1D में, 1D में सीधी सी बात है। 1D का मतलब क्या होता है कि अक्ष, जो वेक्टर है, वेक्टर जो स्थिति वेक्टर है, वो एक ही अक्ष पर होगा। किस पर? अक्ष पर। जैसे एक्स एक्सिस पर हो, वाई एक्सिस पर हो, या जेड एक्सिस पर हो। समझ गए? जैसे जैसे अपन बोले कि एक वस्तु, एक क्वेश्चन लिख रहा है ना छोटा सा, इस क्वेश्चन को समझो कि एक वस्तु की -z, ये क्या है? -z अक्ष में 5 मीटर की दूरी पर स्थिति सदिश का परिमाण होगा। अब क्वेश्चन बोला है कि -z अक्ष पर 5 मीटर की दूरी पर आर वेक्टर बताना है। क्या बताना है? आर वेक्टर। ठीक है, तो देखो जेड एक्सिस बनाओ। जेड एक्सिस कहाँ होती है? ये होती है अपनी वाई, ये होती है एक्स, ये वाई होता है, और ये जेड एक्सिस होता है। और ये यहाँ कहीं 5 मीटर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब यहाँ तो 0,0,0 है ना। अब ये 5 मीटर की दूरी पर, अब ये क्या बोल रहा है? -z एक्सिस। तो -z एक्सिस कौन सी होगी? -z एक्सिस अंदर होगी, अंदर 5 मीटर होगी कि नहीं होगी? अंदर। तो अब बताओ, अब अक्ष का आर वेक्टर क्या होगा? तो आर वेक्टर किस डायरेक्शन में है? देखो अब यहाँ 1D की है, क्योंकि यहाँ सिर्फ इसने बोल दिया कि जेड अक्ष पर, इन्हें स्पेसिफिक जेड अक्ष बोल दिया कि जेड अक्ष पर। तो आर वेक्टर कहाँ होगा? 5, और किस पर होगा? -z एक्सिस पर। -z, और -z को अपन लिखते क्या इसमें है? k कैप में। z एक्सिस किस में आता है? k कैप में। तो आर वेक्टर आएगा -5 k कैप। ये है इसका मतलब। समझ में आया बात? अब देखो यहाँ पर इसका आर वेक्टर का परिमाण क्या होगा? आर वेक्टर का परिमाण है 5। माइनस क्या है फिर? माइनस डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन की अंदर की तरफ है भाई, अंदर की तरफ। -z एक्सिस, माइनस, देखो वेक्टर में माइनस सिर्फ परिमाण बताएगा यहाँ पर। ठीक है, और अब इसका एकांक सदिश क्या होगा? एकांक सदिश होगा खुद का वेक्टर। वेक्टर क्या है? -5i कैप बटे वेक्टर का परिमाण कितना है? 5। तो 5 से 5 गया, तो और एकांक सदिश की दिशा क्या आएगी? जेड एक्सिस, के एक्सिस है ना, के पे है ना, अपन देख रहे हैं। -k कैप आ गई ना।
माइनस के कैप आई कि नहीं आई, ये इसका वो हो गई एक अंक सदिश। अब जैसे ये वाला सर ने जो एग्जाम्पल बना रखा है ना बगल में, ये अलग है, क्वेश्चन अलग है, ये एग्जाम्पल अलग है, समझ में। अब जो एग्जाम्पल है ना, ये देखो, ये क्या है कि मान लो ये कौन सा है, ये अपना कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना जेड एक्सिस। अब देखो यहाँ पर कोई अगर 2 मीटर पर कोई वस्तु रखी है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, 2 मीटर, 2 मीटर आई कैप में। यहाँ अगर कोई 5 मीटर पर वस्तु रखी है तो उसे क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस पे कौन सा होता है, 5 मीटर आई जे कैप। और यहाँ अगर कोई 7 मीटर पर रखी है कोई वस्तु तो उसे क्या बोलेंगे अपन, 7 मीटर, 7 मीटर जे कैप। किसमें, अब देखो मीटर को पहले लिख दो या बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये के कैप मीटर में है ना, ठीक है, समझ में। अब अपन को स्थिति वेक्टर लिखना है। स्थिति क्या है, दो बिंदुओं की दूरी, आपस में दूरी, ठीक है, स्थिति वेक्टर। अब अपन देखो 1D 2D और 3D में स्थिति वेक्टर देखेंगे, ठीक है। अब देखो 2D में स्थिति वेक्टर देखो, 2D में स्थिति वेक्टर कैसे लिखे, 2D में क्या होता है, 2D कौन कौन सा होता है, एक तो हुआ अपना y और एक अपना x एक्सिस। अगर यहाँ कोई वस्तु है और ये 0,0 है, यहाँ कोई वस्तु है तो उसका अपन बिंदु है, ये क्या हो जाएगी, यहाँ कोई वस्तु b है, क्या है b, ठीक है, कोई वस्तु b है, ये x एक्सिस है और ये y है। अब देखो इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी, ये दूरी कितनी हो जाएगी x, ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की, यहाँ ये नहीं, ये वाली, ये हो जाएगी y दूरी, है ना। तो ये x और y दूरी, तो b। अब देखो अपन को लिखना क्या है, r वेक्टर, इन दोनों के बीच का स्थिति वेक्टर लिखना है। समझो अपन ये क्या लिख रहे हैं, ये b के क्या है, निर्देशांक x और y। कैसे, देखो b के निर्देशांक कितने हैं, x, y, ठीक है, b के निर्देशांक लिख दिए। अब अपन को r वेक्टर लिखना है, क्या, स्थिति वेक्टर 2D में। तो r वेक्टर लिखेंगे अपन, ये क्या है, ये a पॉइंट मान लो, a पर परीक्षा कटा है ना, तो a पॉइंट कैसे लिखेंगे अब अपन, r वेक्टर आएगा अपना b वेक्टर माइनस a करने पर, क्या करने पर, b माइनस a, और ये किस में होगा, वेक्टर में। अभी कैसे होगा मैं समझाऊंगा तुम्हें, है ना, अभी समझाऊंगा। तो देखो b पे क्या है, b पे है x किस में, अब x क्या है, ये x होता है आई कैप में, ये होता है जे कैप में। अब देखो कहीं भी माइनस में है, माइनस में नहीं है ना, तो x क्या है, आई कैप में, और ये x प्लस, बी वेक्टर लिख रहे हैं अपन, एक्स वाई में है ना, प्लस, और ये वाई जे कैप में, है ना। अब माइनस, अब देखो ये तो 0 0 में है, तो 0 वाई कैप और प्लस 0 जे कैप, ठीक है। तो आर वेक्टर आएगा अपना, आर वेक्टर परिमाण नहीं लिख रहे हैं अपन, तो देखो एक्स आई कैप में से 0 आई कैप गया तो एक्स आई कैप ही बचा, आई कैप तो बचेगा, है ना, प्लस वाई जे कैप में से 0 जे कैप गया तो कितना बचेगा, वाई जे कैप। ये है आर वेक्टर का वो आर वेक्टर, ठीक है, आ गया। अब आर वेक्टर का परिमाण कैसे लिखेंगे अपन, परिमाण लिखने के लिए अपन को क्या करना है, इसका क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा भाई, अपन को आर वेक्टर का अपन को वो करना पड़ेगा, क्या, ये वाला करते हैं ना अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वर्क करके, और इसकी एक अंक सदिश लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अपन, एक अंक सदिश कैसे लिखेंगे इसका, एक अंक सदिश क्या होता है कि खुद का वेक्टर बते खुद का परिमाण, ये एक अंक सदिश है रे, एक अंक सदिश खुद वेक्टर का परिमाण। वेक्टर क्या है अपने पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना, और परिमाण क्या है इसका, ये है इसका परिमाण, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखो देखो तुम्हें है ना, अच्छे से समझ नहीं आया होगा, ये अच्छे से समझ नहीं आया होगा अभी तक ये अच्छे से समझ नहीं आया होगा तुम्हें, है ना। मैं एक अच्छी तरह समझाने वाला एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन समझो। एक व्यक्ति, मैं खुद बना रहा हूँ क्वेश्चन, एक्स वाई तल में बिंदु 4,3 से
7,9 तक गति करता है तो इसका स्थिति सदिश होगा। ये क्वेश्चन बोल दिया। अब इसका अपन को स्थिति सदिश लिखना है किसमें, 2D में। किसमें, 2D में। ठीक है, मैंने खुद ने बनाया क्वेश्चन, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो अपन देखते हैं। ये अपना स्थिति सदिश लिख दिया। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है अपना, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। समझ आ रही है बात? थोड़ा समझना अच्छे से, बहुत काम की चीज़ है। अपन को पता है ये है अपने 0,0 निर्देशांक लिखना तो आता है। ठीक है, अब अपन यहाँ से चलेंगे। ठीक है, यहाँ से चलेंगे, जैसे यहाँ से एक आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ऐसे 8 आएगा और ऐसे 9 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ तक 9 आएंगे, है ना। और ऐसे ही इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आएंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया अपन को, है ना। इतना समझ आ गया। अब देखो पहला बिंदु कहाँ पर है, 4,3 पर। तो देखो पहला बिंदु कहाँ पर है, 4। तो देखो पहले लिखते हैं वो होता है x, और दूसरी तरफ लिखते हैं वो होता है y। ऐसे यहाँ पर ये x है और ये y है। तो पहले बिंदु की निर्देशांक लिखते हैं अपन x पर 4, टिक कर लिया। y पर 3, कितना, y पर 3, 1 2 3, y पर 3। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक बिंदु, ठीक है, अपना एक बिंदु प्राप्त हुआ है। और इसके निर्देशांक, इसे अपन क्या बोल रहे हैं, बिंदु ए बोल लिया, और इसके निर्देशांक कितने हैं, 4,3 लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब ये कहाँ से, इससे इस बिंदु से स्टार्ट कर रहा है चलना, और कहाँ जा रहा है, 7,9 पर। तो देखो 7 क्या है, x, तो x पर 7 ये रहा, और 9 कहाँ है, 9, 4 5 6 7 8 9, 9 ऊपर। तो यहाँ से, और ये यहाँ जा रहा है इस बिंदु पर, और ये कौन सा बिंदु होगा, बी, और ये है 7,9। अब अपन को पता है आर वेक्टर निकालना है। अब आर वेक्टर निकालना है ना, आर वेक्टर निकालना है। तो ये अब देखो इस बिंदु से स्टार्ट किया चलना, यहाँ ये आया है इसका आर वेक्टर। आर वेक्टर अपन ने डायग्राम में तो निकाल दिया। अब अपन को इसका स्थिति सदिश होगा। अब इसका स्थिति सदिश क्या हो गया, ये। अब स्थिति सदिश अपन को निकालना है। निकालना कैसे है, तो आर वेक्टर निकालेंगे अपन। आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो बी माइनस ए करेंगे अपन। आर वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए करेंगे। समझ आया यह बात? ये क्या है, इसका वेक्टर। अपन वेक्टर निकालना सीख रहे हैं ना। तो b माइनस ए। अब देखो b पर ये क्या है, x, और ये क्या है, y, और ये क्या है, x, और ये क्या है, y। अब x एक्सिस को अपन लिखते हैं i कैप, y एक्सिस को अपन लिखते हैं j कैप, और z एक्सिस को अपन लिखते हैं k कैप। अब z एक्सिस तो है नहीं, तो अपन यहाँ किस में लिखेंगे, x y में। तो r वेक्टर लिखते हैं इसका। ठीक है, समझो, आर वेक्टर लिखते हैं। तो देखो x, अब देखो सब प्लस में है ना। माइनस में होता तो पीछे चला जाता, नीचे की तरफ चल रहा था ना, माइनस में। देखो x का माइनस x इधर होता है, और y का माइनस y इधर होता है। अगर यहाँ -3 होता तो बिंदु यहाँ मिलता कहीं। ठीक है ना, ऐसे उल्टा हो जाता। मैं ये भी सिखाऊंगा तुम्हें। अब देखो b माइनस ए करेंगे, तो b क्या है अपन, 7। x एक्सिस पहले x को लिखेंगे 7। अब देखो x में से x कटाएंगे, y में से y कटाएंगे। समझ में आई बात? लेकिन अपन पहले b का लिख लेते हैं। b का क्या है, 7 i कैप प्लस 9 j कैप। ये b है अपना, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। और इसमें से घटाएंगे ए वेक्टर क्या है, 4i कैप प्लस 3 j कैप। ये अपना ए वेक्टर है। समझ आया, है ना, आया होगा समझ में अच्छे से। देखो ये इसका x है, ये इसका y है, और x को अपन i कैप में लिखते हैं। प्लस में है तो प्लस में लिखा, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब ये अपना आ गया। अब देखो, अब वेक्टर घटाएंगे जोड़ेंगे, तो देखो ये क्या आएगा, आर वेक्टर। अब देखो 7 i कैप प्लस 9 j कैप। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 i कैप -3 j कैप आ जाएगा। आर वेक्टर निकाल लो, कितना आ रहा है, आर वेक्टर आएगा 7 i कैप
-4i कैप मतलब कितना बचा, 7 में से 4 गया तो 7 और माइनस कितना बचा रे, कितना बचा, बोलो 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 बोलो, कितना बचा कितना बचा कितना बचा, 3i कैप प्लस में है ना, हाँ। और इन +9 में से +-3 गया तो कितना बचा, 4। 4 3 7 होता है, 5 और 3 8 होता है, 6 और 3 9 होता है, 6 बचा। तो +6j कैप ये आया है अपना आर वेक्टर। आया कि नहीं है, आ गया अपना आर वेक्टर। आर वेक्टर आ गया अपना, ठीक है। आर वेक्टर का अपन को परिमाण निकाल सकते हैं, कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 6 9 36, कितना आ जाएगा, 6 4 और 5 9 होता है तो 45 रूट का आ गया आर वेक्टर। आर वेक्टर कितना आ गया, 45 रूट का आ गया। अब आर एकांक आर वेक्टर निकालें अपन, तो आर वेक्टर बटे आर वेक्टर का परिमाण, एकांक आर कैप निकालो। आर वेक्टर कितना हो गया, आर वेक्टर कितना है अपना, ये रहा 3i कैप प्लस 6j कैप, इसका परिमाण कितना है, √45। ये इसकी एकांक आ गया है, एकांक ये इसकी दिशा भी है, ये इसकी क्या है, दिशा, क्या है ये इसकी दिशा। तो अब अपन को दिशा पता चल गई है ना, दिशा भी पता चल गई, ठीक है। एकांक सदिश निकालना भी सीख गए। तो ये है अपना 2D। अब देखो ये तो हैवी क्वेश्चन है, हैवी। सर ने तो छोटा सा क्वेश्चन कराया है, कौन सा क्वेश्चन कराया है, सर ने तो ये कराया है कि एक बिंदु, क्वेश्चन सर का क्वेश्चन देखो, एक बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, निर्देशांक दिए हैं -3,4 है, तो स्थिति सदिश होगा। ये तो बहुत आसान है, एक बिंदु दिया है जिसके निर्देशांक कितने हैं, निर्देशांक कितने हैं, इतने, है ना। तो देखो अपन को आर वेक्टर लिखना है। अब देखो इसका एक ही निर्देशांक दिया है, मतलब खुद दूसरा बिंदु कहाँ है, प्रेक्षक कहाँ है, 0,0 पर, कहाँ है 0, अगर एक ही निर्देशांक दिए हो तो इसका मतलब समझ जाओ कि स्टार्टिंग कहाँ हो रही है, 0,0 से। अगर बोले कि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका मतलब वो पहले 0 पर नहीं है, समझ में आई बात, है ना। इतनी समझ आ गई होगी अच्छे से। तो अब देखो आर वेक्टर लिखें तो आर वेक्टर डायरेक्ट लिख दो, ये आई कैप में है और ये जे कैप में है, तो -3i कैप प्लस 4j कैप, और इसका परिमाण अपन लिख सकते हैं कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आता है, 5 आता है, करके देख लो, है ना, है ना। कर लिया, 5 आएगा। और इसका एकांक वेक्टर लिखना सीख गए अपन। एकांक वेक्टर कैसे लिखेंगे कि इसका वेक्टर कितना है, -3i कैप प्लस 4j कैप बटे इसका परिमाण 5, ठीक है। आ गया ना समझ में, ये तो बहुत आसान एकदम टिच्चू क्वेश्चन है। अब देखो अपन 3D में देखते हैं, क्या दिखते हैं 3D में, 3D में, अब 3D में करें अपन, है ना। तो सर का तो देखो डायरेक्ट, अब देखो जैसे 2D में किया वैसा ही सेम 3D में करना है, बस के कैप को और जोड़ दो। जैसे एक क्वेश्चन, सर का क्वेश्चन देखो, एक वस्तु के निर्देशांक बोले हैं -2, 3, -4 है, तो इसका क्या लिखो, आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा, ये है आई कैप में, ये जे कैप में, ये के कैप में, क्या 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 परेशानी है इसमें, -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि -4 के कैप में आ जाएगा। ये हो गया इसका आर वेक्टर। इसमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कहाँ आती है, परेशानी आती है ऐसे क्वेश्चंस में। देखो अगर ये अपना y है, ये z है, ये x है ना, और क्वेश्चन बोले कि लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, और इसके हैं 4,3, -5, इसके हैं 6,7, -11। इसमें लिखो आर वेक्टर, इसका लिखो आर वेक्टर, ठीक है। ये देखो 0 से यहाँ स्टार्टिंग, यहाँ स्टार्टिंग, है ना, यहाँ स्टार्टिंग, ये है आर वेक्टर, इसको लिखो। और ये क्या है, इसका विस्थापन डेल्टा आर, ये क्या है, विस्थापन सदिश, ये आएगा विस्थापन सदिश। मैंने ना लिखना तो सिखा दिया तुम्हें, स्थिति सदिश। इसको अपन किस में करेंगे, इसको अब ये जो 3D में आता है ना, इसके अपन बोल देते हैं विस्थापन,
क्या बोल देते हैं, विस्थापन। अब ये अपन करना सीखते हैं, चलो ठीक है। विस्थापन करना, देखो अब अपन आएगा विस्थापन सदिश। क्या है, विस्थापन सदिश है अपना, ठीक है। क्या है, विस्थापन सदिश, ठीक है। तो अब विस्थापन सदिश देखो, विस्थापन सदिश क्या होता है। विस्थापन सदिश होता है प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, यानी कोई वस्तु की दो स्थितियां हो, एक स्थिति दो स्थिति, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन सदिश बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं अपन, विस्थापन सदिश बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, विस्थापन सदिश बोलते हैं, ठीक है। देखो ये सर ने क्वेश्चन बोला है, इसका अपन को आर वेक्टर का परिमाण निकालना है। कैसे, परिमाण कैसे निकालना है, वही इसका सबका रूट कर दो, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा, 4 प्लस इसका हो जाएगा 9 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। आगे आंसर कितना, देखो 9 और 4 कितना होता है 13, और 16 कितना होता है 13 तो 26 27 28 29, कितना होगा 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29 हो गया ना। चलो बढ़िया है ना, हो जाएगा। और वो एक अंक सदिश निकालना तो अपन को अच्छे से आता है ना। अब विस्थापन सदिश समझो, विस्थापन सदिश क्या है, स्थिति सदिश ही है। क्या है, स्थिति सदिश ही है। लेकिन स्थिति सदिश होता है ना, उसमें अपन को क्या पता है कि स्थिति सदिश ज्यादातर 0,0,0 से स्टार्ट होता है ना। 0,0,0 से स्टार्ट होता है स्थिति सदिश, समझ में आई ये बात, है ना। स्थिति सदिश, है ना। लेकिन ठीक है, स्थिति सदिश क्या होता है, 0,0 से स्टार्ट होता है ना। देखो ये क्वेश्चन मैंने जो कराया है ना, ये क्वेश्चन ये हकीकत में विस्थापन का क्वेश्चन है ये वाला। ये क्योंकि ये इसमें है ना, जो वेक्टर है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 4,3 से, जो 0,0 नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये डेल्टा आर है, ये डेल्टा आर है, ठीक है। ये डेल्टा आर है, इसकी स्थिति पहले की स्थिति ये है क्या, R1 वेक्टर, और ये है इसका R2 वेक्टर, R2 वेक्टर। और ये जो मैंने बताया है ना, ये R1 R2 माइनस R1 किया है अपन ने, R2 माइनस R1, ठीक है। ये थोड़ा मैंने विस्थापन सदिश ही बता दिया तुम्हें पूरा का पूरा। क्या बता दिया, विस्थापन सदिश। पहली बात तो स्थिति सदिश क्या होता है कि एक बिंदु की स्थिति बताई जाती है, उसमें दो बिंदुओं की स्थिति नहीं बताई जाती। क्या बताई जाती है, एक बिंदु की स्थिति, ठीक है। तो थोड़ा ही गलती हो गई मेरे से, है ना। चलो इतना समझ आ गया। अब अपन है ना समझते हैं कि विस्थापन सदिश। देखो 1D में विस्थापन सदिश क्या होता है कि ये एक्स अक्ष पे पहले कोई बिंदु 3 आई कैप पर था और ये 5 आई कैप पे पहुंच गया, तो विस्थापन सदिश क्या हो गया, 2 आई कैप। कितना हो गया, 2 आई कैप डेल्टा आर। हुआ कि नहीं हुआ विस्थापन सदिश, हुआ कि नहीं हुआ। ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी आर इनिशियल, है ना, आर इनिशियल वेक्टर। ये इसका अंतिम स्थिति हो गया आर फाइनल वेक्टर। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कर दो, ये इसका आ जाएगा डेल्टा आर। और इस डेल्टा आर को कहते हैं अपन इसका विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन का मतलब ही क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अब वो किसी की भी हो, वेग की हो, वो बस वो बिंदुओं की तो होगी, तो इसे बोलते हैं डेल्टा आर बराबर R2 माइनस R1 वेक्टर्स, ठीक है। ये स्थिति वेक्टर्स हो गए, ठीक है। हुए कि नहीं हुए, हो गए। चलो इतने बात अपन को समझ आ चुकी है ना। तो अपन देखो अब 3D में करना सीखते हैं, है ना। क्योंकि देखो स्थिति वेक्टर 3D में ही होते हैं ज़्यादातर, तो मैं सिखाता हूँ चलो। इसके बाद अपन है ना फिर एक चीज़ और रह गई यार, सदिशों में घटक निकालना, सदिशों का योग रह गया, सदिशों के गुणनफल बहुत रह रहा है यार। ये थोड़ी सी ये है ना, ये पहले की बात है, तो मैं पहले ही बता होती ना तो करना बहुत आसान हो जाता वेक्टर। चलो एक क्लास और बना देंगे, उसमें हो जाएगा पूरा। 1 घंटे की एक क्लास में कंप्लीट तुम्हारा वेक्टर। थोड़ा बहुत रहेगा वो 3 घंटे में तो पूरा वेक्टर हो जाएगा। अब समझो स्थिति वेक्टर क्या होता है कि अगर अपन 3D में वो देखें
3D में विस्थापन। ठीक है, 3D में अपन विस्थापन देखते हैं। चलो एक एक क्वेश्चन है, 3D में मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये अपना y है, ये x है और ये अपना z है। इतना समझ आया? चलो ठीक है, अब इसमें दो बिंदु बना रहा हूँ मैं, थोड़ा समझो। एक बिंदु यहाँ बना दिया, एक बिंदु यहाँ बना दिया। चलो ठीक है, बना दिया ना। अब देखो ये 0,0,0 है। अब ये बिंदु, अब ये प्रारंभिक स्थिति है इस बिंदु की और ये अंतिम स्थिति है, मतलब ये इसका r1 वेक्टर है और ये इसका r2 वेक्टर है। ठीक है, और ये मतलब a है, ये b है। ठीक है, ये a बिंदु है, ये b बिंदु है। अब इसका प्रारंभिक स्थिति है ना, प्रारंभिक स्थिति, इसको a को इधर लिखो, है ना, और b को इधर लिखो। ये a कितने पे है? x देखो 2,3,4 पर है और ये 3,4,5 पर है। ठीक है, ये इनकी स्थिति बता दी। और वो कैसे लिखना है वो तो अपन ये यहाँ से ही मानते हैं ना, वो करना है। अब देखो ये है इसका r1 वेक्टर, ये है इसका r2 वेक्टर, ये इसकी अंतिम स्थिति है। यहाँ से प्रेक्षक, ये प्रेक्षक है और ये बिंदु यहाँ से यहाँ गति कर रहा है। कहाँ से? यहाँ से यहाँ। ठीक है, एक बिंदु, ये कोई आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ तुम खड़े हो मान लो, है ना, यहाँ मैं खड़ा हूँ। अब तुम यहाँ मेरे सामने यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से पहले तुम यहाँ थे, मेरे हिसाब से तुम दूसरी स्थिति तुम्हारी ये है। तो पहली स्थिति मेरे हिसाब से और मेरे हिसाब से तुम्हारी दूसरी स्थिति प्रेक्षक के आधार पर। ठीक है, प्रेक्षक के आधार पर तुम्हारी दूसरी स्थिति। तो तुम और तो तुम्हारा न्यूनतम दूरी वाला विस्थापन क्या आ गया? ये डेल्टा आर, ये विस्थापन। अब अपन को प्रारंभिक स्थिति देखते हैं। तुम्हारी प्रारंभिक स्थिति है आर, प्रारंभिक स्थिति है तुम्हारी क्या? r1 वेक्टर, और ये क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये तुम्हारी प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है, अंतिम स्थिति तुम्हारी क्या है? r2 वेक्टर कितनी है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, और अब तुम्हारी विस्थापन सदिश देखते हैं। तो ये है तुम्हारा विस्थापन सदिश, क्या आएगा? r डेल्टा r वेक्टर इजिकल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, है ना। r2 क्या है? ये 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब देखो 3 माइनस 2 कितना होगा? i कैप 4 माइनस 3 j कैप 5 माइनस 4, एक ही बचा k कैप, तो i कैप j कैप k कैप, ये आ गया तुम्हारा डेल्टा आर वेक्टर। ये है तुम्हारा विस्थापन। ठीक है, आ गया, चलो बढ़िया है। आर वेक्टर का अपन परिमाण में निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 3 रूट में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो उल्टा रूट 3, और वो लिखना है तो बटे में 3 कर देना है, एकांक सदिश भी आ जाएगा, है ना। अब देखो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन बोल दिया कि सर ने ये वाला पहला वाला ही देख लो कि ए है, कोई सी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है -3, 5, -2, और इसकी दूसरी अंतिम स्थिति बोल दी -2, -3 और 4। ठीक है, ये इसके, तो इसका क्या बोलना है? डेल्टा आर विस्थापन सदिश निकालो, विस्थापन सदिश का परिमाण निकालो और विस्थापन सदिश का एकांक सदिश निकालो। एकांक सदिश बोल सकते हैं या फिर दिशा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? दिशा, कि इसकी दिशा निकालो, तो दिशा भी क्या होगी? उसकी एकांक सदिश ही इसका इकाई सदिश होगा या इसका दिशा भी होगी। ठीक है, चलो तो निकालते हैं। तो देखो r1 वेक्टर क्या है इसका? -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, और 2 वेक्टर क्या है इसका? -2i कैप
माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका अपन डेल्टा आर वेक्टर लिखें, परिमाण नहीं वेक्टर लिख रहे हैं अभी। तो देखो, तो ढंग से देखो, माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप में ना वेक्टर, अब देख सर प्लस माइनस जोड़ना भी सीखना है अपन को, है ना। अब इसमें से इसको घटाना है, R2 माइनस R1 करते हैं ना, तो ये R2 है और माइनस R1 कितना है, माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब देखो माइनस 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस, अभी से माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो जाएगा 4 प्लस 3i कैप, इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस होगा 5j कैप, ये माइनस से माइनस प्लस होगा 2k कैप। ठीक है, अब देखो ये माइनस ये प्लस, तो बचा कितना, प्लस 1, तो प्लस को तो लिखते नहीं है, आई कैप बचा, ये माइनस माइनस 8j कैप, ये प्लस प्लस 6k कैप, ये आया तुम्हारा डेल्टा आर वेक्टर, है ना। और अब इसका परिमाण लिखें डेल्टा आर वेक्टर का, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस 36, ये इसका आ जाएगा 101 रूट में कितना आ जाएगा 101। ठीक है, और तो एक अंक सदिश लिखना है, तो आई कैप माइनस 8j कैप प्लस 6k कैप बटे रूट का 101, ये इसका आर एक अंक वेक्टर आ जाएगा डेल्टा वाला का। बोल समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, आ गया ना, चलो बढ़िया। देखो, किसी भी सदिश है उसको तोड़ना हो तो कोई भी वेक्टर को कितने ही भागों में तोड़ा जा सकता है। कैसे, जैसे सर ने बताया कि F बराबर 10i कैप बल है, इसको अपन 10i कैप लिख सकते हैं, है ना। इसको अपन लिख सकते हैं 5i कैप प्लस 5i कैप, इसको अपन लिख सकते हैं 1i कैप प्लस 1i कैप, ऐसे कर करके प्लस 1i कैप कितनी बार, 1i कैप कितनी बार, 10 बार, है ना। अगर ऐसे ही 1/2i कैप ले तो 20 बार जुड़ेगा, ऐसे ही 1/4i कैप ले तो कितनी बार जुड़ेगा, 4 दूनी का 40 बार, ऐसे ही 1/16 ले तो 160 बार जुड़ जाएंगे। तो ये सभी कितने अनंत टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक तल में समकोणीय घटक कितने होते हैं, एक तल में समकोणीय घटक होते हैं 2। ठीक है, कैसे, देखो कोई ये वेक्टर है, ये क्या है, ये x वेक्टर है, ये y है। ठीक है, इतना अपन को पता है कि ये कितना होता है 90 डिग्री। अब इसमें अगर कोई वेक्टर यहाँ पर 30 डिग्री पर है, कोई वेक्टर है, ये ए वेक्टर है ना, तो इसका अपन को लिखना नहीं आता है कि ये 30 डिग्री पर है, तो कौन के साथ होता है उसको लिखते हैं ए cos 30, इसके साथ होता है इसको बोलते हैं ए साइन 30। लिखना आता है कि नहीं आता, ये तो पहले से यहाँ पता है, ये तो इसके घटक होते हैं, जिसके साथ कौन होता है ना, कौन, उसको तो कॉस में लिखते हैं, जिसके साथ कौन नहीं होता उसको साइन में लिखते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये एक्स वाई तल है ना, एक्स वाई तल, और इसमें ये वेक्टर दे दिया ए वेक्टर, इसके घटक हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे इसका घटक नहीं होगा। अगर कोई वाई अक्ष पे उसका घटक नहीं होगा, कोई इधर माइनस वाई पे नहीं होगा, इसका थीटा पर होने चाहिए, थीटा पर होने चाहिए, इनके घटक होते हैं, ये अपन को पता है, ये अपन को पता है। जैसे यहाँ ये कोई आर वेक्टर थीटा कौन पर है, तो ये है आर कॉस थीटा, ये है आर साइन थीटा, इसको बोलते हैं समांतर घटक, और इसको बोलते हैं लंबवत घटक। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, है क्या कोई दिक्कत,
में बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब देखो ये कोई वेक्टर है और ये क्या है, इसका आधार। अब इसके साथ ये थीटा कोण पर है, तो देखो ये कोई ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर। तो देखो अब ये वेक्टर है, आर वेक्टर है, और ये बिंदु ए है, ये क्या है, बिंदु ए। अब ये आर वेक्टर है, तो इसका ये क्या होगा, ये तो हो जाएगा इसका आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। ये क्या हो गया, ये हो गया ओ, और यार ये ए मानो, ये सी मानो, और ये इसका लंबवत घटक हो जाएगा, है ना। तो देखो ई ए और ये क्या है, बी पॉइंट। तो ए बी क्या है, समांतर घटक। इसको कैसे लिखते हैं, आर कोस थीटा से, है ना, समांतर घटक। और देखो बी सी, सी बी क्या है, बी सी क्या है, लंबवत घटक। इसे लिखेंगे आर साइन थीटा से। अब कैसे देखो, आर साइन थीटा से। अब ये आया भी कैसे, अपन निकाल भी सकते हैं कैसे, देखो अब इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज बना अपना, है ना, इस त्रिभुज में थीटा वाले में ये आर वेक्टर है ना, और ये सी है, ये बी है, ये ए है। बना दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसमें देखो, थीटा के सामने वाली भुजा होती है, इसे बोलते हैं लंब। तो ये लंब, और ये जो बड़ी भुजा होती है इसे बोलते हैं अपन कर्ण, और ये जो नीचे वाली भुजा होती है इसे बोलते हैं अपन आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, बी सी बटे लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण क्या है अपना, आर, आर वेक्टर, है ना, आर वेक्टर। तो बी सी बराबर आ गया ना साइन थीटा, आर साइन थीटा। सेम आया कि लंब cos थीटा से कर सकते हैं। और अपन जैसे ये कोई बेस दे रखा है और इस पर ये एंगल थीटा में ले रखा है, तो ये आर है, तो ये वाला होगा इसका आर cos थीटा, और या तो ये वाला होगा आर साइन थीटा, या फिर ये वाला होगा इसका आर साइन थीटा। क्यों, क्योंकि मैंने कभी भी बोला है कि अगर कोई वेक्टर, ऐसे ये कोई वेक्टर है, इसको अपन इसी स्थिति में, इसी एंगल पर उठाकर इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं रख दो, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बस इसकी डायरेक्शन और स्थिति नहीं चेंज होनी चाहिए, और अक्ष चेंज नहीं होना चाहिए, समझ में। मत उठा के कहीं भी रख दो, इसी को उठाकर यहाँ रखा है अपन ने, बस इतना समझ लो तुम। ठीक है, ये सब तो तुम्हें पहले से आता है, मुझे पता है, पहले से आता है, पहले से आता है, कहीं भी हो। ये बताओ, ये एक अक्ष है और इसके साथ ये थीटा बना दिया हो, और ये आर वेक्टर हो, है ना, तो इसका ये क्या हो जाएगा, आर cos थीटा। ये इसका ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। और इसी को यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। कहीं भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। cos थीटा ये क्या है, समांतर घटक, समानांतर घटक। और ये क्या है, लंबवत। कौन सा, साइन थीटा। साइन आर साइन थीटा वाला क्या होता है, हमेशा लंबवत घटक होता है, ठीक है, हमेशा। अब अपन पढ़ेंगे सदिशों का योग। देखो सदिशों का योग, देखो ये बना थोड़ी बड़ा टॉपिक भी है, लेकिन है ना, अगर करने को देखो तो कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं दो फॉर्मूले बताऊंगा और तुम्हें दोनों के दोनों आते होंगे, तो तुम कहोगे कि हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन अब बताओ, मैं पूरा लॉन्ग मेथड समझाऊं कि मतलब जल्दी जल्दी मैं निपटा दूं, तो तुम्हें लॉन्ग मेथड समझाऊं। देखो जल्दी जल्दी में निपटाने का तो सीधा सा तरीका है, दो वेक्टर होंगे और उसका अपन को, बस अपन को ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बाकी हो गया, ये सदिशों का योग हो गया, और सदिशों का योग हो गया। और अब नेगेटिव योग, और अब माइनस को क्या कहते हैं, सदिशों को घटाना, घटाने का डायरेक्ट दूसरा फॉर्मूला हो गया, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बात खत्म। ये दो फार्मूला से सब कुछ हो जाएगा। डायरेक्शन निकालने के लिए टेन अल्फा निकाल लो, बस वो एकांक सदिश निकाल लो, उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। कहीं भी निकाल लो एकांक सदिश, कहीं भी।
अब बताओ, ये तो अपना शॉर्ट मेथड हो गया, इसमें थोड़ा बहुत और बताऊंगा पूरा हो जाएगा। लॉन्ग मेथड अब तुम कहोगे तो मैं कल बता दूंगा, बोलो। देखो लॉन्ग मेथड में क्या है, लॉन्ग मेथड में मेरे को पूरा समझाना पड़ेगा तुम्हें, एक एक बात, छोटी छोटी बातें, और जो काम तो नहीं आएंगे बिल्कुल तुम्हारे, काम तो यही फॉर्मूला आएगा, काम हमेशा यही फॉर्मूला आएगा। काम कौन सा आएगा, हमेशा यही फॉर्मूला काम आएगा। पर मैं तुम्हें लॉन्ग मेथड ही बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। अब थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया, चलो आज अपन ने कम ही किया है क्योंकि आज समझाने वाला टॉपिक ज़्यादा था ना। हाँ ठीक ठाक समझा दिया, चलो 2 क्लासों में कंप्लीट है तुम्हारा वेक्टर। सदिशों के योग पे आ गया अपन, फिर सदिशों का गुणनफल है ना, और फिर अपन पढ़ेंगे लंबी प्रमेय, और फिर अपन पढ़ेंगे सदिशों का अदिश गुणनफल, फिर सदिश गुणनफल, बहुत कुछ पढ़ना है, मतलब ठीक है, ज़्यादा नहीं है। 2 क्लास और 1-1 घंटे के उसमें हो जाएगा पूरा। चलो ठीक है।